नमस्ते, मेरा नाम अपराजिता है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, मगर मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अभी तक कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज तक नहीं देखा है। मेरे लिए कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज देखना, उसके डिटेलिंग्स को समझना, उसके फीचर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना बॉडी आर्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी, रेफरेंस इमेज को देखूँगी, डिटेलिंग्स को समझूँगी और फिर मैं ये वीडियो स्टार्ट कर सकती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि जो कोई भी प्रोडक्ट्स आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, इस कैरेक्टर के मेकअप को करने के लिए वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं। Along with that, my social media accounts and the gears and equipments that I use to shoot my videos are also mentioned in the description, so do check the description at the end of this video. अब बिना वक्त गवाए, let's start the video. कोको शिबो मुज़ान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मेजर स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को म्यूट करके देखना। अब मेकअप के साथ बैक स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं। डीमन बनने से पहले कोको शिबो का नाम मिचिकात्सु सुगिगुनी था और मिचिकात्सु एक्चुअल में जुड़वा भाई है योरिची का। अब योरिची के कैरेक्टर को हम सब जानते हैं क्योंकि योरिची सन ब्रीदिंग टेक्निक का क्रिएटर है और बाकी की जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक डेवलप हुई है वो सन ब्रीदिंग से ही हुई है या फिर सन ब्रीदिंग की ही एक फॉर्म ऑफ रेप्लिका है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, योरिची फर्स्ट डीमन स्लेयर थे और फर्स्ट हाशिरा भी थे। नाउ कमिंग बैक टू कोको शिबोस बैक स्टोरी, ऐसा दिखाया गया है डीमन स्लेयर में कि ट्विंस का पैदा होना बैड लक या फिर अपशकुन माना जाता है और जब योरिची के पापा ने योरिची के माथे पे डीमन स्लेयर का मार्क देखा, तब उन्होंने योरिची को मारने का ऑर्डर दे दिया था। मगर योरिची की माँ ने योरिची को बचा लिया और एक डील की कि जब योरिची 10 साल का हो जाएगा तब योरिची को हम टेंपल भेज देंगे और मिचिकात्सु सामुराई बनने की ट्रेनिंग लेगा। मिचिकात्सु को योरिची पे बहुत मन था, बहुत प्यार था क्योंकि योरिची एक छोटे से रूम में रहता था, इसीलिए मिचिकात्सु ने योरिची को एक फ्लूट भी दी थी और ये बोला था कि जब भी योरिची को किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तब वो ये फ्लूट बजाकर मिचिकात्सु को अपने पास बुला सकता है। मिचिकात्सु को ये लगता था कि योरिची बहुत ही डरपोक और कमजोर बच्चा है जो हमेशा अपनी माँ के लेफ्ट साइड से चिपका रहता है। मिचिकात्सु को बड़े होके सामुराई बनना था, तो मिचिकात्सु ने 7 साल की उम्र से ही स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था और योरिची मिचिकात्सु को छुप छुप कर देखा करता था ट्रेनिंग के टाइम पे। मिचिकात्सु के मास्टर ने सोचा कि योरिची को भी कुछ सिखा देते हैं और मिचिकात्सु के मास्टर ने योरिची को सिर्फ स्वॉर्ड पकड़कर ठीक से खड़ा होना ही सिखाया था कि योरिची ने मास्टर को 4 बार हिट किया। ये देखकर मिचिकात्सु और मिचिकात्सु का मास्टर दोनों हैरान रह गए और ये सोचने लगे कि योरिची ने ये कैसे किया, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। और ये था मिचिकात्सु के लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्योंकि अब मिचिकात्सु को टेम्पल जाना होगा और योरिची घर रहकर सामुराई बनने की ट्रेनिंग लेगा। फिर अचानक एक दिन योरिची और मिचिकात्सु की मॉम का डेथ हो जाता है और योरिची ये बात बताने के लिए मिचिकात्सु के पास जाता है। मिचिकात्सु को उनकी मॉम की डेथ की न्यूज़ देता है और बाद में मिचिकात्सु से ये कहता है कि वो उसका दिया हुआ फ्लूट हमेशा अपने पास रखेगा। ये कहकर योरिची हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है ताकि मिचिकात्सु सामुराई बन सके। योरिची के जाने के बाद मिचिकात्सु को अपनी मॉम की एक डायरी मिलती है और मिचिकात्सु को पता चलता है कि उनकी मॉम को एक्चुअल में एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मॉम का लेफ्ट साइड बहुत ही वीक था और योरिची अपनी मॉम को लेफ्ट साइड सपोर्ट देने के लिए हमेशा उनसे चिपका रहता था ताकि उनकी मॉम अच्छे से चल सके। ये बात जैसे ही मिचिकात्सु को पता चलती है कि योरिची एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग था और दिल का काफी नेक था। ये सब जानने के बाद मिचिकात्सु योरिची से जलने लगता है और उसके मन में योरिची के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ने लगती है। कई साल बीत जाने के बाद मिचिकात्सु एक सामुराई बन जाता है और उसकी एक फैमिली भी होती है, मगर एक दिन एक डीमन मिचिकात्सु के विलेज पर हमला कर देता है और बहुत से सामुराई मारे जाते हैं। जैसे ही वो डीमन मिचिकात्सु की तरफ बढ़ता है, मिचिकात्सु को मारने के लिए वहां पे योरिची आ जाता है और डीमन को मार देता है। अब योरिची को इतना ताकतवर देखकर मिचिकात्सु को भी एक डीमन स्लेयर बनना था, तो उस वजह से उसने विंड हाशिरा के अंडर अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। मिचिकात्सु ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मगर अब भी वो सन ब्रीदिंग टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा होता है और मिचिकात्सु को योरिची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, तो इसलिए उसने एक ब्रीदिंग स्टाइल डेवलप करता है, मून ब्रीदिंग। मगर तब भी मून ब्रीदिंग टेक्निक सन ब्रीदिंग टेक्निक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था।
तो इसी वजह से मिचिकात्सु ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लिया। मगर डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी डीमन स्लेयर ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लिया तो वो 25 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता और ये बात मिचिकात्सु को बहुत परेशान करने लगी थी। तब मुज़ान ने मिचिकात्सु को डीमन बनने का ऑफर दिया था और फिर इस तरह मिचिकात्सु बन गया अपर मून डीमन कोकोशिबो। कुछ 60 साल बीत जाने के बाद कोकोशिबो और योरिची फिर आमने-सामने थे। कोकोशिबो योरिची को देखकर हैरान रह गया कि योरिची अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि योरिची का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो चुका था और योरिची को 25 साल की उम्र में ही मर जाना चाहिए था। मगर योरिची अपने भाई को डीमन फॉर्म में देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मगर अपने इमोशंस को साइड रख के योरिची एक डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अपनी उम्र की वजह से कोकोशिबो को मार नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। मगर कोकोशिबो पर योरिची का फाइनल अटैक भी बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है। तब कोकोशिबो को रियलाइज होता है कि वो योरिची को इसीलिए हरा नहीं पाया क्योंकि योरिची बूढ़ा हो गया था और अगर योरिची यंग होता तो कोकोशिबो डीमन बनने के बाद भी योरिची को हरा नहीं पाता। तो कैसे लगी आपको कोकोशिबो की बैक स्टोरी और ये मेकअप, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप कौन सी स्टोरी नेक्स्ट सुनना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।